बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो हमारी बातें होम इकोनॉमिक्स 9th क्लास कर रहे हैं और इसमें हम करेंगे बाब नंबर 5, बच्चों की निगहदाश्त और नशो नुमा का तारुफ। जी, इसमें हम लोग सवाल नंबर 1 कर रहे हैं। इंसानी नशो नुमा के मुताले की अहमियत बयान कीजिए। ये सफ़ा नंबर 123 पर है। इंसानी नशोनुमा एक साइंसी इल्म है, यानी कि इंसान की नशोनुमा जो है, उसकी ग्रोथ, उसका बढ़ना, ये भी एक इल्म है, और लेकिन ये एक साइंसी इल्म है जो फ़र्द की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं में पुख्तगी और नशोनुमा के मुतल्लिक़ मालूमात फ़राहम करती है। जो किसी भी एक फ़र्द की जो शख्सियत है, उसकी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ़ पहलुओं में पुख्तगी मतलब उसकी मजबूती और उसकी नशोनुमा यानी कि उसके बढ़ने के मुतल्लिक़ जितनी भी मालूमात हैं वो फ़राहम की जाती हैं। इंसानी नशोनुमा के मुताले की अहमियत के चंद नकात दरअसल है। नंबर 1, माहिरीन नफ्सियात साइंसी मुताले के ज़रिए बच्चों की नशोनुमा के मुख्तलिफ़ एतबार का पता चलाते हैं। माहिरीन नफ्सियात के जो एक्सपर्ट हैं, जो माहिर हैं, वो साइंस के मुताले के ज़रिए जो है बच्चों की नशोनुमा यानी कि उनके बढ़ने, उनके जो है फलने फूलने के मुख्तलिफ़ अदवार जो दौर गुजरते हैं, उन सब का पता चलाते हैं और इन अदवार में बच्चों के मुख्तलिफ़ मशागिल का आपस में ताल्लुक़ बयान करते हैं। फिर ये जितने भी दौर उनके गुजर रहे होते हैं, इसमें इनके जितने भी मशगलें हैं, इनके खेल कूद, उन सब के बारे में जो है वो ताल्लुक़ बयान करते हैं। इन अदवार में इनकी खसूसियात और ज़रूरियात की निशानदही करते हैं। ये जितने भी उनके दौर हैं, इसमें वो जो है उनके खसूसियात और इनकी जो ज़रूरियात हैं, उन सब के बारे में मुकम्मल निशानदही करते हैं। उस बच्चे की नशोनुमा के नॉर्मल मराहल और इलामात के बारे में मालूमात फ़राहम की जाती है। उस बच्चे की यानी कि बच्चा जो है, जो दरमियाना तकरीबन होता है उम्र के लिहाज से, दरमियानी उम्र का बच्चा, उसकी नशोनुमा के नॉर्मल मराहल जो हैं, जो मरहले उसकी नशोनुमा के गुजरते हैं, वो और उसके इलामात के बारे में मालूमात जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़राहम की जाती है। जिसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उम्र के ख़ास हिस्सों में जब इनकी खसूसी इलामात ज़ाहिर नहीं होती, तो इस उम्र का अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चा आम बच्चों से पीछे है। यानी कि उसका जो कद है, क्या वो उसका वज़न जो है उसके कद के बराबर ठीक है, या फिर उसका कद जो है वो वज़न के बराबर बिल्कुल ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो उसमें जितने भी बच्चों की ग्रोथ के बारे में इल्म होता है वो सब मालूम हो जाता है। अगर इलामात मुकर्रर वक्त से पहले नमूदार होने लगी तो बच्चा अपनी उम्र के आम बच्चों से ज़्यादा तेज़ है। लेकिन अगर उसमें जो अलामात हैं वो उसकी उम्र से जो है पहले नज़र आने लगी, नमूदार होना नज़र आने लगी, तो इसका ये मतलब है कि बच्चा जो है वो अपनी आम उम्र के बच्चों से जो है वो ज़्यादा तेज़ है। बच्चे के अपनी उम्र के नॉर्मल बच्चों से पीछे रह जाने की सूरत में, एक बच्चा जो है अगर वो उम्र के नॉर्मल बच्चों से पीछे रह जाता है तो इस सूरत में जो है वालिदैन को तशवीश लाहक होती है, यानी कि वो कुछ शुबा में पड़ जाते हैं और वो बच्चों वजूहात के तजस्सुस को जन्म देती है। और फिर जो है वो वजूहात के यानी कि मालूम होना चाहिए, वजह का पता चलना चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि हमारा बच्चा जो है वो नॉर्मल बच्चों से अपने कद या वज़न के लिहाज से पीछे रह गया है। और वजूहात का इल्म होने की सूरत में उन्हें दूर करने के तरीक़ों की तलाश और इनका इत्तलाक़ बच्चों को नॉर्मल रास्ते में लाने में मामून भी होते हैं। और जब उनको इस बात का, इस वजह का इल्म हो चुका होता है तो फिर वो इससे दूर करने के तरीक़ों की तलाश करते हैं कि किस तरीके से जो है वो दूर किया जाए और इनका इत्तलाक़ जो है वो बच्चे को नॉर्मल रास्ते में लाने में मामून साबित होता है। जब वो उसे दूर करने की कोशिश करते हैं तो इस तरीके से जो है वो बच्चों में जो भी काम होता है या उसकी ग्रोथ जो होती है, उसका वज़न या फिर उसका जो कद है वो नॉर्मल बच्चों की तरह होना शुरू हो जाता है, जिससे फ़र्द, घर और माशरे को मजबूती अता होती है। अब आते हैं नशोनुमा के मुतअद्दिद मराहल कि नशोनुमा के मुतअद्दिद मराहल होते हैं और हर मरहले की एक अपनी महसूस किस्म की जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तब्दीलियाँ होती हैं जिनको कबूल करने का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ़ बच्चों में मुख्तलिफ होता है। नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहल होते हैं और हर मरहले की महसूस किस्म की जो भी कोई एक मरहला होता है उसमें ख़ास किस्म की जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनुमा होती रहती हैं, जिनको कबूल करने का रद्द-ए-अमल जो है वो मुख्तलिफ बच्चों में बहुत मुख्तलिफ होता है और ये तब्दीलियाँ बच्चों की नफ्सियात पर बहुत गहरा असर छोड़ती हैं। अब ये जितनी भी तब्दीलियाँ हैं ये सारी की सारी बच्चों की नफ्सियात पर गहरा असर छोड़ती हैं। वालिदैन का बच्चों की उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में इन तब्दीलियों के बारे में इल्म बच्चे की परेशानी दूर करके इन्हें रहनुमाई और सुकून देने का बायस हो सकता है। वालिदैन का बच्चों की उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में इन तब्दीलियों के बारे में यानी कि उन्हें जितना भी इल्म होता है जिसमें वो बच्चों की जो है उनकी नशोनुमा के मुतल्लिक या फिर उनको उनकी नफ्सियात या उनके ज़हन के मुतल्लिक जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं, जब वालिदैन को उनके बारे में पता चल जाता है तो फिर वो बच्चे की परेशानी
परेशानी को दूर करते हैं और इससे जो है वो उनकी रहनुमाई भी करते हैं और उन्हें सुकून भी देते हैं। मसलन सने बलूग के दौरान लड़कियों और लड़कों की जिनसी तब्दीलियाँ वगैरह। नौज़ायदा बच्चों में कुछ करने या समझने की अहलियत नहीं होती। नौज़ायदा बच्चे जो पैदाइशी बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, चूँकि इनमें कुछ समझने की या कुछ करने की सलाहियत नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर जिस्मानी तौर पर भी होते हैं और ज़हनी तौर पर भी ये अभी उस तरह नहीं होते कि एक समझदार बच्चा जो है जो हरकत करता है ये हरकत वो भी कर सके। लेकिन जो वो बड़ा होता है उसकी उम्र के मुताबिक नशोनुमा की तब्दीलियों से इसमें अहलियतें बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है इस वैसे वैसे जो है उसकी उम्र के मुताबिक उसकी नशोनुमा में भी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ जो हैं वो पैदा होती जाती हैं। अगर वालिदैन को उम्र के मुताबिक बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी अहलियतों का सही इल्म हो, अगर वालिदैन जो हैं उन्हें बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी जिस्म की अहलियतों के मुतालिक सही इल्म हो तो वो बच्चे से इसकी बसात से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखते। तो वो बच्चे से जो है वो उसी किस्म की तवक्कुआत रखते हैं जो उसकी बसात यानी कि जितनी उसकी ताकत होती है। मतलब अगर एक बच्चा जो है वो इतनी ज़्यादा ज़हन का मालिक नहीं है तो माँ बाप कभी भी उसके ऊपर उस तरह का प्रेशर नहीं डालेंगे पढ़ाई के मामले में, क्योंकि वो पता है वो जानते हैं कि ये जो है इनकी क्योंकि वो जानते हैं कि वो उसकी दिमागी क़ुव्वत जो है वो इतनी ही है। और इन्हें बच्चे के अहलियती कामों यानी कि डेवलपमेंट टास्क से आगाही होती है, क्योंकि उम्र के किसी हिस्से में इन कामों में कामयाबी बच्चे की ज़िंदगी में खुशी और एतमाद पैदा करती है। तो बच्चे के अहलियती कामों से आगाही होने के बाद वो उम्र के किसी हिस्से में भी इन कामों में कामयाबी जो है वो बच्चे की ज़िंदगी में खुशी और एतमादी कॉन्फिडेंस जो है पैदा करती है। जबकि इन कामों में नाकामी इनको मायूस और हौसला शिकन करती है। जब उसे इन कामों में नाकामी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा मायूस और हौसला शिकन हो जाता है, यानी कि हिम्मत हार देता है, हौसला हार देता है, जो आइंदा ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा करने का बायस बनती हैं और बच्चे की ज़िंदगी में हला पैदा कर देती है, जिससे बच्चे में एहसास कमतरी और ज़िंदगी में नाकाम हस्ती होने का एहसास पैदा होता है। बच्चे की उम्र के मुताबिक इनकी ज़रूरियात का एहसास रहता है, जिन्हें वक्त पर पूरा करने से बच्चे की शख्सियत में खुद एतमादी पैदा होती है। बच्चे की उम्र के मुताबिक उससे जो है वो अपनी ज़रूरियात का एहसास होता है और जब उन्हें पूरा करने से बच्चे की शख्सियत में जो है वो खुद एतमादी और ठोसपन जो है कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा होता है। इससे बच्चों की सलाहियतों में इजाफा होता है, यानी कि उसकी जो खूबियाँ हैं, जो उसकी दिमागी और जिस्मानी खूबियाँ दोनों तरह की उनमें इजाफा होता है, वो नफसियाती मसाइल का शिकार होने से बच जाता है। नशोनुमा के दौरान तब्दीलियों से पैदा होने वाली सलाहियतों का इस्तेमाल अपने अपने अंदाज में करने लगते हैं। जो कुछ भी वो नशोनुमा हो रही होती है उस दौरान जो है वो बच्चे तब्दीलियों से पैदा होने वाली जितनी भी सलाहियतें, जितनी भी खूबियाँ उसके अंदर होती हैं, उसका वो अपने ही एक अलग अंदाज में जो है काम करते हैं, जिससे इनके रुझान का बखूबी अंदाज़ा लगाया जाता है और मुस्तकबिल के लिए इनके रुझान और दिलचस्पी के मुतालिक इनकी पेशा वराना सलाहियतों को उजागर करने में इनकी रहनुमाई की जा सकती है, ताकि वो कामयाब शख्सियत बनकर ज़िंदगी बसर कर सकें। पुख्तगी नशोनुमा की तकमीली हद होती है मेच्योरिटी, यानी कि उसकी पुख्तगी जो है पुख्तगी जो है वो नशोनुमा की तकमीली हद होती है। यानी कि एक बच्चा जो है जब वो ग्रोथ कर रहा होता है, बढ़ चुका होता है, तो उसमें जो उसकी मेच्योरिटी है यानी कि उसकी पुख्तगी जो है ये उसकी आखिरी और तकमीली हद है, जहाँ पर आकर नशोनुमा मुकम्मल होती है। नशोनुमा के सिलसिले में दरअसल 4 अमूर जो हैं वो अहमियत के हामिल हैं। जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा और हिस्सों की नशोनुमा की अपनी अपनी रफ्तार होती है। मसलन छोटे बच्चों के पाँव जिस्म के बाकी हिस्सों की निस्बत गैर मुतनासिब तौर पर जल्दी बढ़ जाते हैं। छोटे बच्चों के पाँव जो हैं वो बाकी हिस्सों की निस्बत जो हैं वो जल्दी बढ़ते हैं। कब्ल वक्त विलादत जो है बच्चे का सर सबसे ज़्यादा नशोनुमा पाता है, यानी कि उसकी पूरे 9 माह में जो उसकी विलादत होनी होती है, अगर उससे पहले हो तो उसमें जो है ये होता है कि इससे जो है उसका सर जो है वो ज़्यादा नशोनुमा पाता है। नौज़ायदा बच्चे का सर जिस्म के बाकी हिस्सों के तनासुब से बड़ा होता है। नौज़ायदा बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनका जो सर है वो जिस्म के बाकी हिस्सों की निस्बत जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है। हर अज़ू की नशोनुमा की अपनी अपनी अलामतें और तकमीली हद होती है। जिस्म के हर अज़ू और हिस्से की ज़्यादातर नशोनुमा इब्तदाई ज़िंदगी में ही हो जाती है, लेकिन फिर भी हर अज़ू की नशोनुमा की अपनी अपनी अलामतें और तकमील का अपना वक्त होता है। तो जो भी कोई अज़ू है उसकी जो नशोनुमा है उसकी एक अपनी अलामतें होती हैं और तकमील का अपना वक्त भी होता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जिस्म के कुछ हिस्से और कुछ अलामतें जो हैं वो मुकम्मल होती हैं, मगर मसलन जिस्मानी कद ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 साल तक बढ़ता रहता है। दिमाग और ज़हन की नशोनुमा तकरीबन 18 साल की उम्र तक और जिनसी नशोनुमा सने बलूगत में मुकम्मल हो जाती है।
नशोनुमा की तब्दीली में बैक वक्त चंद रोनुमा और चंद रो पजीर हो रही हैं। नशोनुमा के दौरान जो अहम तब्दीली रोनुमा होती है, इनमें चंद नुमायां तब्दीलियों में बच्चे की जिसामत, साइज़ और कद में इजाफा, यानी कि जो तब्दीलियाँ उसके जिस्म में हो रही हैं उसमें सबसे नुमायां जो है वो उसकी जिसामत, उसके साइज़ और कद हैं। ज़हनी तब्दीलियाँ जो बच्चे की अक्ल, बोलने, समझने और समझाने की अहलियतों से ज़ाहिर होती है, किस तरह वो बोलता है, कैसे वो समझता है या फिर वो दूसरों को समझाता है। पैदाइशी बालों का असुद गायब होकर नए बालों का उगना, दूध के दांत निकलना, गिरना और मुस्तकिल दांत जो है वो निकलना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इस लिहाज से ये तब्दीलियाँ दो तरह की होती हैं, यानी चंद रोनुमा इवेल्यूएशन और चंद रू पजीर इन इवेल्यूएशन हो रही हैं, और ये दोनों तब्दीलियाँ बैक वक्त एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं और उम्र के हर हिस्से में किसी तब्दीली की इब्तदा हो रही है और कोई अपने अरूज पर होती है। यानी कि उम्र के हर हिस्से में उसकी जिसामत के मुताबिक कोई तो तब्दीली बहुत ज़्यादा होती है और कोई तब्दीली जो है वो बस नॉर्मल अंदाज में हुई होती है। बच्चे की नशोनुमा की रफ्तार मुनफरिद होती है। बाज़ बच्चे जिस्मानी, सेहनी या किसी और लिहाज से अपनी उम्र के बच्चों की निस्बत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से नशोनुमा पा रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी उम्र और अपनी जिस्मानी जिसामत के इस लिहाज से जो है वो ज़हनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार होते हैं। कुछ बच्चों की नशोनुमा की रफ्तार तकरीबन औसत एवरेज रेट और कुछ बच्चों की नशोनुमा की रफ्तार स्लो रेट पर होती है। यानी कि कुछ की जो है वो रफ्तार नशोनुमा की, उनके बढ़ने की रफ्तार तेज़ होती है और वो ज़ाहिर है उनकी खुराक पे डिपेंड करता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मुख्तलिफ जो है ग़िज़ाई अज़ा ना मिलने की सूरत में उनकी नशोनुमा की रफ्तार बड़ी सुस्त होती है, जो अक्सर वालिदैन के लिए परेशान का बायस होती है। ये रफ्तार विरासत, माहौल और तजर्बात के ज़ेर असर होती है। यानी कि कुछ लोगों की, अगर कुछ बच्चों की रफ्तार जो है वो सुस्त है या बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो उसमें जो है उनकी विरासत और उनके माहौल का भी गहरा असर होता है। क्योंकि विरसे में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनके माँ बाप जो हैं उनके कद लंबे होते हैं, या फिर कुछ के माँ बाप के जो कद हैं वो छोटे होते हैं, तो उसके मुताबिक जो कुछ उन्हें विरासत में मिलता है वो भी उनके जिस्म पर असरअंदाज होता है। और कुछ जो है वो अपने माहौल के ज़रिए से भी अपने दिमाग में प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी नशोनुमा जो है वो रुक जाती है। तो क्लास ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मुकम्मल हो चुका है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अब आपका इंसानी नशोनुमा के पहलू। तो इंसानी नशोनुमा के पहलू की रीडिंग करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये सफ़ा नंबर 125 पर है। इंसानी नशोनुमा एक मुसलसल अमल है, यानी कि किसी इंसान की नशोनुमा, उसका कद का बढ़ना, उसके जिस्म की जो जितनी भी ग्रोथ है उस सब का बढ़ना जो है ये एक मुसलसल अमल है। यानी कि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो वैसे वैसे साथ साथ जो है वो चलता भी जाता है, जिसमें इंसानी जिस्म के अज़ा अपनी अपनी रफ्तार से पुख्तगी तक जा पहुँचते हैं। अब इसमें जो है वो इंसानी जिस्म के जितने भी अज़ा हैं वो अपनी रफ्तार से जो है वो पुख्ता होते जाते हैं, मेच्योरिटी आती जाती है उसमें, और वो जो है मज़ीद पुख्तगी की तरफ चलते हैं। इंसानी नशोनुमा के मंदरजा ज़ैल 2 पहलू नहायत अहम हैं। इंसानी नशोनुमा के जो 2 पहलू हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। मसलन नशोनुमा की सिमत सर से पाँव की जानिब, इंसानी नशोनुमा की सिमत सर से पाँव की जानिब होती है। यानी कि इंसानी नशोनुमा की जो सिमत है वो सर से शुरू होती है और वो पाँव की तरफ चलती है। दिमाग और अस्बी निज़ाम की नशोनुमा पहले होती है। अब जिस चीज़ की नशोनुमा पहले होती है वो होता है दिमाग और असाब। अस्बी निज़ाम यानी कि ये सिस्टम जो है इसकी नशोनुमा सबसे पहली होती है, फिर निचली धड़ की जो है वो नशोनुमा होती है, क्योंकि दिमाग ही तमाम रवैयों और अज़ा में बाकायदगी और रब्त पैदा करता है। तो दिमाग के ज़रिए इंसान की जितना भी जिस्म है उसका कंट्रोल जो है वो दिमाग से होता है। तो सबसे पहले जो है वो दिमाग की नशोनुमा होती है और उसके बाद जो है वो जिस्म के बाकी अज़ा या फिर उसके जो रवैये हैं वो भी बाकायदगी की तरफ चलते हैं। पैदाइश के बाद सबसे पहले बच्चा अपने सर को कंट्रोल करता है और इसके साथ अपनी अपनी आंखों और मुंह पर काबू पाता है और इनके हरकत व सकनात पर अबूर हासिल करता है। तो पैदाइश के बाद जो है वो सबसे पहले बच्चा जो है जिस आदत को सबसे ज़्यादा पहले अपनाता है वो होता है उसका सर कंट्रोल करना, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका सर जो है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं होता। वो हड्डी चूँकि इतनी नरम होती है कि एक जगह पर जो है वो अपनी गर्दन को खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन कहते हैं कि साथ साथ वो अपनी आंखों और मुंह पर भी काबू पाता है और इनके हरकत व सकनात पर अबूर हासिल करता है। फिर गर्दन संभालता है और सबसे आखिर में ये जो है पाँव से चलना सीखता है। शीरहार बच्चा पहले गर्दन और सर और फिर मुख्तलिफ सिमतों में घुमाता है। शीरहार जो बच्चा है वो पहले अपनी गर्दन को और फिर सर को जो है वो मुख्तलिफ सिमतों की तरफ, मुख्तलिफ इतराफ, मुख्तलिफ जानिब जो है वो उसका सर घूमता है। खड़े होने से कबल बैठना सीखता है, चलने से कबल फर्श पर रेंगता है। अब आते हैं नशोनुमा की सिमत दरमियान से बाहें की जानिब। इस असूल के मुताबिक जिस्मानी नशोनुमा की सेहत सिमत का तयन जो है
इस असूल के मुताबिक जो है वो जिस्मानी नशोनुमा की सिमत का तयन होता है। हरकत की पुख्तगी जिस्म के दरमियानी या मरकज़ी हिस्से से बाहर अज़ा की जानिब होती है। हरकत की पुख्तगी जो है वो जितनी भी उसकी हरकत है उसकी मेच्योरिटी वो जिस्म के दरमियानी या फिर मरकज़ से उसके दरमियान वाले हिस्से से बाहर अज़ा की जानिब होती है। पहले बच्चा अपनी धड़ पर काबू पाता है, अपने पाँव को हिलाता है, फिर हाथ और आखिर में उंगलियों पर महारत हासिल करता है। तो बच्चा जो है वो सबसे पहले अपने धड़ पर यानी कि अपने जिस्म पर काबू पाता है और इसके बाद वो अपने पाँव को हिलाना शुरू करता है। इसके बाद पाँव की उंगलियां या फिर हाथों की उंगलियों पर जो है वो महारत हासिल करता है। इस तरह शीरहार बच्चा पहले अपनी टांगों पर फिर पाँव और आखिर में उंगलियों को कंट्रोल करना जो है वो सीखता है। जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी, बाब नंबर 5 का सवाल नंबर 3 इंसानी विरासत के असूल और सफ़ा नंबर 131 पर जो है ये आपका चैप्टर है। इंसानी नशोनुमा के असूल, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंसानी नशोनुमा एक मुसलसल अमल है। इंसान की जो नशोनुमा हो रही होती है वो एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है जो एक ख़ास तरतीब और तयशुदा असूलों के तहत जो है अंजाम पाता है, जिसमें एक ख़ास किस्म की तरतीब होती है और कुछ तयशुदा असूल होते हैं जिसके तहत जो है ये अंजाम पाता है। ये असूल दर्ज झेल है। नंबर 1, नशोनुमा की इम्तियाजी खसूसियात होती हैं, यानी कि उसकी जो इम्तियाजी खसूसियात की जो सबसे पहली उसकी खसूसियात होती हैं वो नुमायाँ होती हैं। नशोनुमा एक तरतीबवार सिलसिला है जो कि तरतीब के साथ चलता है। नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। नशोनुमा का हर दौर हसास और नाजुक होता है। तो ये जो है ये इसके कुछ असूल होते हैं जिनके बाद जो है वो नशोनुमा किसी एक बच्चे की होती है। अब इसकी इम्तियाजी खसूसियात की तरफ आते हैं। जिस्म के हर अज़ू यानी कि हर ऑर्गन जो है और हिस्से की नशोनुमा की अपनी अपनी रफ्तार होती है। जिस्म का कोई भी जो अज़ू है जब वो बढ़ रहा होता है तो इस हिस्से की नशोनुमा जो है इसकी एक अपनी रफ्तार होती है, क्या या वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं या फिर बहुत ही कम स्पीड से। दूसरे लफ्ज़ों में नशोनुमा सादा से पेचीदा की जानिब बढ़ती है। अगर आप दूसरे अल्फाज में देखें तो नशोनुमा जो है वो सादा से पेचीदा, मतलब पहले तो उसका अमल बहुत कम होता है, बड़ा सादा सा होता है, बड़ा आसान होता है और फिर आसानी के साथ साथ जो है वो पेचीदा यानी कि मुश्किल की जानिब बढ़ता चला जाता है। मसलन जिस्मानी नशोनुमा में बच्चा अपने बाजू हिलाता है और बाद में अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से अपना खिलौना पकड़ता है। तो कहते हैं कि जब जिस्मानी नशोनुमा हो रही होती है, उसके जिस्म की ग्रोथ हो रही होती है, तो उसमें सबसे पहले जो है वो अपना बाजू हिलाता है और इसके बाद अपने अंगूठे और शहादत की उंगली से जो खिलौने या फिर चीज़ें हैं उनको पकड़ना सीखता है। छोटे बच्चे पहले चलना सीखते हैं और फिर उछलना, कूदना और सीढ़ियाँ चढ़ना। अब आते हैं नंबर 2, नशोनुमा एक तरतीबवार सिलसिला है। नशोनुमा एक ख़ास तरतीब से मरहलावार होती है। जितनी भी ब्याची के नज़रिए के मुताबिक जो है ये भी एक जो है फ़िलासफ़र थे, तो कहते हैं कि इनके मुताबिक इंसान एक हालत में नहीं रहता, वो जनीन से लेकर मरने तक तब्दील होता रहता है। यानी कि अपने बचपन से लेकर अपने मरने तक जो है वो तब्दील होता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ज़ाहिर है सबसे पहले उसकी शीर हारगी की उम्र, उसका बचपन, फिर उसकी जवानी और फिर उसका बुढ़ापा। तो कहते हैं कि इंसान जो है वो हमेशा एक हालत में नहीं रहता, वो उसकी हालतें तब्दील होती रहती हैं। कोई तब्दीली अचानक रोनुमा नहीं होती बल्कि ये मुसलसल अमल है, और कोई भी जो तब्दीली उसके जिस्म के अंदर होती है वो अचानक से नहीं होती बल्कि आहिस्तगी से आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अमल उसके अंदर जारी रहता है जो पुख्तगी की जानिब उसे ले जाता है। इन तब्दीलियों में जिस्मानी कद्दोकामत, उसका वज़न, सोच में तब्दीली, जिस्मानी तनासुब में तब्दीली, पुरानी वज़ाकता में तब्दीली, बच्चे की खुदमुख्तारी और माशरती रवैये में तब्दीली शामिल है। अब वो जो अमल उसके अंदर मुसलसल चलता है, जो चलता जा रहा है, वो है उसकी पुख्तगी की जानिब जो उसे ले जाता है। इन तब्दीलियों में जिस्मानी कद्दोकामत है, यानी कि उसका जिस्म, उसका कद, उसका वज़न, उसकी सोच में तब्दीली, जिस्मानी तनासुब में तब्दीली और फिर पुरानी वज़ाकता में जितनी भी तब्दीली है, ये सारी बच्चे के अंदर खुद मुख्तारी और माशरती रवैये में तब्दीली, ये सब चीज़ें शामिल हैं। नशोनुमा की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। हर बच्चे की नशोनुमा की रफ्तार और रोज़मर्रा के अफ़आल की कारकर्दगी और इनकी रफ्तार भी जुदा जुदा होती है। हर बच्चे की नशोनुमा की जो रफ्तार है या उसके रोज़मर्रा जो काम है उनकी कारकर्दगी और उनकी रफ्तार जो है वो जुदा होती है। मिसाल के तौर पर चंद बच्चों के कद्दोकामत जो है वो जल्द बढ़ जाते हैं, जबकि चंद बच्चे कुछ सालों के बाद इनके बराबर होते हैं।
کچھ بچے جو ہیں وہ اپنے قد و قامت کے لحاظ سے یا اپنے جسم کے لحاظ سے وہ بڑھ جاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ان کے بالکل برابر رہ جاتے ہیں۔ اس کا انحصار کئی قسم کے عوامل پر ہوتا ہے، مثلا وراثت، ورثے میں بھی یا ماں باپ سے یا دادا دادی سے جو بھی جسامتیں انہیں ملتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے غذا، بیماری، ورزش کی کمی یا پھر عضویاتی یا جسمانی نقائص وغیرہ۔ تو ان کے عضو میں یا ان کے جسم میں جتنے بھی نقائص ہیں جن کی بنا پر کچھ بچوں کی نشو و نما سست ہوتی ہے، ہر فرد منفرد اور مختلف شخصی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے اور یہی اختلافات اس کی انفرادیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں نشو و نما کا ہر دور حساس اور نازک ہوتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق زندگی کے کچھ ادوار زیادہ حساس اور نازک ہوتے ہیں۔ فرائڈ نے ثابت کیا کہ بچپن میں ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، یعنی کہ بچے کے بچپن سے ہی اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر کیا بنے گا۔ ایرکسن کے مطابق بچہ جو کچھ بھی سیکھتا ہے اس کا انحصار اس کی مختلف ضروریات، مثلا اس کی خوراک، توجہ اور محبت کی تکمیل کے طرز سے طریق پر ہوتا ہے۔ بچے کی شخصیت میں 2 سے 5 سال کی عمر کا دور جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ عام طور پر بچپن میں جو عادات و اطوار بچے میں پیدا ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بچوں کا جو دور ہے اس کی شخصیت ہے اس میں تقریباً 2 سے 5 سال کا دور جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس دوران میں بچے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ ساری عمر جو ہے وہ اسی پر چلتے ہیں۔ عام طور پر بچپن میں جو عادات و اطوار بچے میں پیدا ہوتے ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد مزید مستحکم ہو جاتے ہیں، مستحکم یعنی کہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر بچپن میں جو عادات و اطوار بچے کے اندر ہوتے ہیں، جو چینجز آتے ہیں وہ بالغ ہونے تک یعنی کہ اس کے بڑے ہونے تک جو ہیں وہ مزید مضبوط ہوتے ہیں اور سن بلوغت کی نسبت ابتدائی دور کی نشو و نما زیادہ حساس اور نازک ہوتی ہے۔ تو کلاس یہ تھا آپ کا کوشچن نمبر 3 جو کہ صفحہ نمبر 131 پر ہے، اور یہ یہاں سے صفحہ نمبر 133 تک جو ہے یہ اس کا اختتام ہے۔ یہ لانگ کوشچن ہے جس کا نشانہ آپ کو لگایا جا چکا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ نشو و نما کے مختلف ادوار کے اہلیتی کام، ڈیولپمنٹ ٹاسکس آف ڈفرینٹ سٹیجز۔ نشو و نما ایک تربیت وار اور مرحلہ وار تبدیلیوں کا عمل ہے، یعنی کہ نشو و نما جو بھی ہو رہی ہوتی ہے اس کا جو مرحلہ ہے وہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، اور اس میں تبدیلیاں بھی جو رفتہ رفتہ پختگی کی جانب گامزن ہوتا ہے۔ جب ایک بچے کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں تربیت وار یعنی کہ اس کے جو سٹیجز ہیں وہ چلتے ہیں، اس کے مرحلے چلتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان میں تبدیلیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی جاتی ہیں۔ زندگی کے مختلف مراحل، مثلاً شیر ہارگی، اس کا بچپن، اس کی جوانی کے محسوس تقاضے ہوتے ہیں۔ زندگی کے مختلف قسم کے جو مراحل ہیں جس میں شیر ہارگی ہے، اس کا بچپن اور جوانی کے جو محسوس تقاضے، یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایک محسوس تقاضے ہوتے ہیں جن کا پورا کرنا ہر فرد کے لیے لازم ہے، یعنی کہ شیر ہارگی، بچپن اور جوانی جو ہے یہ لازماً ہر ایک فرد پر ہوتی ہے، اور انہیں ارتقائی اہلیت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ارتقاء یعنی کہ اس کا جو سلسلہ ہے، جو اس کا شروع ہے، اس کی اہلیت، اس اہلیت کا نام بھی اسے دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ناگزیر اور ضروری امور ہیں جن کے عمل میں کامیابی حصول مستقبل کی زندگی میں کامیابی اور مطابقت کے لیے نہایت اہم ہے۔ کسی بھی مرحلے پر ان تقاضوں میں ناکامی نشو و نما کے اگلے مرحلے میں دشواری پیدا کر سکتی ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک مرحلے پر ان تقاضوں پر جو ہے وہ اگر ناکامی ہوتی ہے تو وہ نشو و نما کے اگلے مرحلے میں دشواری یعنی کہ مشکل پیدا کر سکتی ہے، اور بچہ اپنے ہم عصروں سے زندگی میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ خاندان اور معاشرے میں ہر فرد سے وابستہ توقعات وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ خاندان اور معاشرے میں ہر فرد سے وابستہ یعنی کہ دوسرے فرد جو ہیں ان سے وابستہ، ان سے تعلقات جو ہیں وہ توقعات وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ سب کچھ ان کے اندر تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کسی بھی فرد کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنی عمر کے مطابق خاندان اور معاشرے کی مقرر کردہ ذمہ داریوں سے خوش اسلوبی سے عہدہ برا ہو سکے۔ تو کسی بھی فرد کی کامیابی کا انحصار، جو بھی کوئی فرد ہے اس کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنی عمر کے مطابق خاندان اور معاشرے کی مقرر کردہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے یعنی کہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اسے پورا کر سکے، تاکہ آئندہ زندگی میں اطمینان اور خوشگواری سے معاشرے میں مقبولیت حاصل کر سکیں۔ نشو و نما کے مختلف ادوار کے اہلیتی کام۔ شیر ہارگی پیدائش سے 2.5 سال تک جسمانی توازن کا حصول
सोने और जागने के औकात में तवाज़ुन, यानी कि उसके सोने और जागने में जो है वो तवाज़ुन होना चाहिए। दूध और ठोस ग़िज़ा का अपनी उम्र के मुताबिक खाना पीना सीखना और अपनी ग़िज़ाओं से मानूस होना। बोलो बराज की तरबियत और औकात सीखना, बोलो बराज यानी कि कुछ भी बोलना या सीखना उनसे। फिर उसके बाद जिस्मानी तंजीम और इस्तेमाल सीखना, रेंगना, चलने और दौड़ने में महारत हासिल करना। बच्चों में सही और गलत का शऊर पैदा करना और बड़ों का हुक्म मानना। मोहब्बत और शफ़क़त हासिल करना और दूसरों पर भरोसा करना। मोहब्बत और शफ़क़त हासिल करना और दूसरों पर, यानी कि दूसरे जो हैं उन पर भी बच्चों का एतमाद जो है वो बहाल रहे। अब आते हैं हम लोग 2.5 साल से 5 साल तक की उम्र के बच्चे। आराम और खेल में तवाज़ुन रखना और मशागल में खुशदिली से शरीक होना। नए नए खानों और जायकों को कबूल करना और खाना खाने के आदाब सीखना। लिबास तब्दील करना सीखना। बोलोब्रास पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना। वक्त और जगह को समझना। तो ये सारी तब्दीलियाँ जो हैं ये इनमें होती रहती हैं। ये इब्तदाई बचपन है। फिर उसके बाद अज़लाती अहली, यानी कि उनके जो अज़ू हैं उनकी अहलियतें और महारतें हासिल करना, मसलन दौड़ना, चढ़ना, कूदना, झूला झूलना, गेंद फेंकना, पकड़ना वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी 2.5 साल से 5 साल तक की उम्र के बच्चों में होती हैं। कुछ फैसले खुद करना और छोटे छोटे कामों की इब्तिदा करना। ज़मीर की आवाज़ को समझना, यानी कि अगर वो अच्छा और बुरा काम करते हैं तो वो उन चीज़ों को भी बड़ी अच्छे से समझते हैं। अपने जज्बात का इजहार सीखना। गुस्सा, मोहब्बत, हमदर्दी, उशू, परेशानी के जज्बात का मौके के मुताबिक इजहार करना। अब आते हैं हम दरमियानी उम्र के बच्चे। अपनी उम्र के मुताबिक जिस्मानी महारतों पर अबूर खाना, साइकिल चलाना, गेंद से खेलना और दरख्तों पर चढ़ना, खाना खाने की बेहतर आदत अपनाना, रुपए पैसे का सही इस्तेमाल करना, अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जेब खर्च का दुरुस्त इस्तेमाल करना, जिन्स के लिहाज से मुतवक्का किरदार को समझना, जिस्मानी तब्दीलियों से आगाह होना, लड़के और लड़की के किरदार को अपनाना, लिखने पढ़ने, हिसाब व साइंस की तालीम में महारत हासिल करना और तालीम की अहमियत को समझना। घरेलू जिम्मेदारियों में हाथ बटाना, घरेलू मसाइल को समझना और अपनी ज़रूरत को जायज़ तरीके से पूरी करना, ख्वाहिशात और जज्बात पर काबू रखना सीखना, मौके के मुताबिक जज्बात का इज़हार करना, परेशानी में बड़ों से मशवरा करना और अपने मसाइल खुद तलाश करना। तो ये थे 6 साल से 12 साल की उम्र के बच्चे कि जिनमें ये सारी अहलियतें और सलाहियतें जो हैं उनके वक्त के मुताबिक चलती हैं और बढ़ती रहती हैं। पैदाइश से 2.5 साल तक के जो बच्चे हैं ये गुफ्तगू और ज़ुबान पर दस्तरस सलीका हासिल करते हैं। फिर ये अपनी ज़ात की शनाख्त करना सीखना और ख़ुद इख्तियारी करना, यानी कि अपनी ज़ात की ये शनाख्त करते हैं, ख़ुद को पहचानते हैं कि आया उनकी जो जिन्स है वो कौन सी है। फिर ख़ुद इख्तियारी ख़ुद पर जो है वो इन्हें इख्तियार भी होता है। राब्ता पैदा करना, ख़ुद एतमादी पैदा करना। अब उसके बाद है बामानी बातचीत और गुफ्तगू करना और सीखना, ऐसे अल्फाज या ऐसी गुफ्तगू करना जिसका कोई मानी होता है। ख़ुद एतमादी से अपने तजस्सुस की तशफ़ी के लिए सवालात करना, इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, इनके अंदर उस कॉन्फिडेंस से जिस भी किसी किस्म का तजस्सुस इनके अंदर पैदा होता है ये उसकी तशफ़ी करते हैं, यानी कि सवाल पूछने के बाद जब उन्हें इसका जवाब मिल जाता है तो ये सुकून महसूस करते हैं। अपने वालिदैन और माहौल को समझना, ज़ात की शनाख्त और अपनी जिन्स की पहचान करना। तो ये जो है ये 2.5 साल से 5 साल तक की उम्र के बच्चों का है। फिर वालिदैन के अलावा दूसरे अफराद से भी राब्ता पैदा करना, खुद एतमादी से दूसरों की हिदायत को सुनना और फिर उस पर अमल भी करना। अब हम आते हैं दरमियानी बचपन, यानी कि 6 साल से 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं। हम उम्र दोस्तों और बड़ों के साथ ताल्लुकात रखने के आदाब सीखते हैं। ये इनके जो हम उम्र दोस्त हैं ये वो और जो बड़े इनके साथ होते हैं ये उनके साथ बैठकर अदब आदाब सीखते हैं, हुकूक व फ़राइज़ में इम्तियाज़ करते हैं, दोस्त बनाते हैं और दोस्ती के तकाज़े पूरे करते हैं और दोस्तियों को निभाते भी हैं। ज़ात में अपनी ज़ात में खुद एतमादी और इज़्ज़त नफ्स पैदा करते हैं, अपनी इनफरादियत कायम करते हैं, माशरे की काबिल कबूल शख्सियत बनने के लिए अपने आप में पसंदीदा आदात को पैदा करते हैं। घर और स्कूल के अफराद से ये वफ़ादारी और मोहब्बत का जज्बा भी सीखते हैं और उसे अपनाते भी हैं। नौबलूगत का दौर। नौबलूगत के दौर में कदो कामत और अफ़ाल और अहलियत के नए तकाज़ों को समझना और इनसे मुताबिकत पैदा करना, सने बलूगत की जिस्मानी तब्दीलियों को समझना और कबूल करना, अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ज़राए ज़रूरियात की हदबंदी करना, रकम का ज़ाया ना करना। और ये नौबलूगत का दौर 13 से 19 साल तक का है। इसमें रुपये पैसे की अहमियत को ये समझते भी हैं और ये बचत करना भी सीखते हैं। लड़की या लड़का होने के किरदार को कबूल करते हैं और माशरती तौर पर तसल्लीबख्श ज़िम्मेदारियाँ जो हैं उन्हें ये निभाते भी हैं। मुस्तकबिल में रोज़गार इख्तियार करने के बारे में ये फ़ैसला करते हैं। वालिदैन, उस्ताज़ा और दीगर अफराद से ये रहनुमाई हासिल भी करते हैं।
ज़िंदगी के मसाइल और वालिदैन पर इंसारी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। फिर वालिदैन उस्ताज़ा की इज़्ज़त और तकरीम करना, यानी कि इनके अंदर इतनी सेंस मौजूद होती है कि ये इस बात को समझते हैं कि अपने वालिदैन और उस्ताज़ा की इज़्ज़त और तकरीम मतलब इज़्ज़त करते हैं। अपने गुस्से, सरकशी और बहस मुबासे की आदत पर ये काबू भी पाते हैं। रिश्तेदार, हम हसरों, हमसायों और दीगर अफराद से ये ताल्लुकात बनाते हैं और उन ताल्लुकात को निभाने की भी कोशिश करते हैं। अपने हम असरों के साथ ये मुनासिब सलूक भी जारी रखते हैं। ज़िंदगी के अच्छे बुरे की तमीज़ करते हैं, बुरी आदत से बचते हैं, पसंदीदा आदत को अपनाना और अपने फ़ैसले खुद करना वगैरह, ये सारी चीज़ें भी इनके अंदर मौजूद होती हैं और इन्हें ये अपनाते भी हैं। शादी और इज़्दिवाजी ज़िम्मेदारियों की अहलियत पैदा करना, लड़कों में कमाने की अहलियत का होना और लड़कियों का घरदारी में महारत हासिल करना। तो शादीशुदा ज़िंदगी और इज़्दिवाजी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो ये अहलियत इनके अंदर हो चुकी होती है कि ये अपनी शादीशुदा ज़िंदगी या फिर इज़्दिवाजी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। लड़कों में कमाने की अहलियत होती है, जबकि लड़कियां जो हैं वो अपनी घरदारी में काफ़ी महारत हासिल कर चुकी होती हैं। अब हम आते हैं क़ुव्वत व तवानाई, नौजवानी का दौर। नौजवानी का दौर है 20 से 40 साल तक का। क़ुव्वत व तवानाई और तहलीकी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाना और ज़्यादा मेहनत करना, अपनी पसंद और रुझान के मुताबिक रोज़गार के जायज़ तरीके इख्तियार करना, यानी कि इस दौर में जो है वो आपको अपनी पसंद के बारे में पता चल चुका होता है कि आप किस तरह की पसंद चाहते हैं या किस तरफ आपका रुझान है, और ख़ास तौर पर जो रोज़गार के जायज़ तरीके हैं आप उन्हें भी पूरा करते हैं। अपने कुंबे और बच्चों के लिए कारआमद मनसूबाबंदी करना और इनकी जायज़ ज़रूरियात को पूरा करना, आमदनी और हैसियत में इजाफे की कोशिश करना, यानी कि आपकी जो आमदनी है या अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो उसमें इजाफे की आप कोशिश करते हैं। अपने इल्म और मालूमात में जो है वो इजाफे के लिए तगदो कोशिश करते हैं। अब इस उम्र में जो है वो अपने इल्म को, अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं तो उसे भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं और मालूमात में भी इजाफा करते हैं। अपने घर और कामकाज की जिम्मेदारियों में तवाज़ुन कायम करके उसे आसान तरीके से पूरा करते हैं। आपके घर या कामकाज के बारे में जितनी भी जिम्मेदारियाँ आपको पूरी मिली होती हैं आप उन्हें आसान तरीके से जो है मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। रफ़ीक़े हयात, यानी कि आपकी जो साथी है, आपका जो साथी है और दीगर रिश्तेदारों से ताल्लुकात मुस्बत और खुशगवार बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। मुस्बत यानी कि उनके साथ बेहतर ताल्लुकात और खुशगवार रखने की कोशिश की जाती है। रफ़ीक़े हयात का दानिशमंदाना इंतखाब करना, यानी कि इस उम्र में 20 से 40 साल तक की उम्र के दौरान आप अपने साथी जिससे आप शादी करना चाहते हैं उनके बारे में मुकम्मल दानिशमंदाना इंतखाब कर सकते हैं। अक्ल के साथ, सोच बूझ के साथ और घरेलू जिम्मेदारियाँ भी इसी उम्र में आप निभा सकते हैं। इस उम्र में बुरी आदत से बचने की कोशिश की जाती है और अच्छी आदत को अपनाया जाता है। रिश्तेदार और ससुराली रिश्तेदारों से अच्छी ताल्लुकात कायम करना और कामकाज की महारत हासिल करना। तो क्लास ये था आपका सवाल नंबर 4 जो कि शुरू हुआ है 126 पर, सफ़ा नंबर 126 से। ये आपका नशोनुमा के मुख्तलिफ अदवार के अहलियती काम ये यहाँ से शुरू हुआ है और ये क्वेश्चन आपका 127 पर आकर ख़त्म होता है। तो आपको जो है वो बाब नंबर जो 5 है बच्चों की निगहदाश्त और नशोनुमा का तारुफ ये आपको मुकम्मल करवाया जा चुका है। तो उम्मीद है कि ख़ास तौर पर जो है वो आप इसके तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर तरीके से समझेंगे और इनको अच्छी तरह से याद भी करेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम आपको चौथे और 5वें चैप्टर के मुझसे सवालात के जवाब करवाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।